Hello student, I am RK Gupta. Today I am going to discuss about the law of conservation of linear momentum. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का, जो 11th और 12th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो यह इम्पॉर्टेंट है 11th के लिए, लेकिन इनका डेली लाइफ में क्या है, काफ़ी यूज है। और इस कॉन्सेप्ट को हम कई बार क्या करेंगे, 12th में भी क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। तो हम देखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम हमको पता है कि यदि कोई बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, जो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होगा वह क्या हो जाएगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है या बॉडी है उसके लीनियर मोमेंटम के इक्वल होगा। लीनियर मोमेंटम को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और लीनियर मोमेंटम कैसी क्वांटिटी होती है, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी, दैट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर वी। वी क्या हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो सेम वे में जो लीनियर मोमेंटम होगा पी होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वी के डायरेक्शन के इक्वल होगा। अब यदि हमारा कोई सिस्टम ऐसा है कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एनी सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं, इस प्रकार के सिस्टम को हम क्या कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम देखें, स्टेटमेंट क्या है, इसको नोट डाउन करेंगे। स्टेटमेंट according to this law, in the absence of external force, total linear momentum of a system is constant। मीन यदि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, क्या है स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज कांस्टेंट। क्या होगा, ना तो इंक्रीज होगा ना तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और मैंने कहा कि जब क्या है एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट रहता है उस समय जो हमारा सिस्टम होता है, उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। तो इसको नोट डाउन करेंगे। अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, हमने क्या कहा कि जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, यदि आपने यह वीडियो मेरा नहीं देखा है तो पीछे जाकर के इस वीडियो को आप क्या करेंगे, देखेंगे। तो वहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। तो यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम देखते हैं एफ इक्वल टू dp by dt, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। जो लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है वह क्या होता है, अप्लाइड फोर्स के क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। मीन हमारा जो सिस्टम है वो कैसा सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम है। तो दैट बिकम वेक्टर एफ इक्वल टू जीरो वेक्टर। क्या होगा, वेक्टर एफ की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं, जीरो वेक्टर पुट करें। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या होगा, dp by dt that equal to zero, similarly dp equal to 0 and here p equal to constant। यदि कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है तो जो चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज यहाँ चेंज होगा, ये क्या है, पी क्या है, लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और यहाँ चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा। और ये जो टर्म है यह रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, हमारा जीरो होगा। तो यहाँ पर हमारा जो सिस्टम था वह क्या था, उसमें केवल एक पार्टिकल था। इफ देयर आर टू पार्टिकल, यदि कोई सिस्टम टू पार्टिकल से मिलकर बना है जिसका लीनियर मोमेंटम क्या है, P1 और P2 है, तो इफ सिस्टम है टू पार्टिकल तो P1 P2 इक्वल टू कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, P1 और P2 दोनों क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट होंगे। किस कंडीशन में, जबकि एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। इफ अ सिस्टम इज मेड ऑफ n पार्टिकल, यदि कोई सिस्टम है n पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, तब यहाँ पर होगा वेक्टर P1 प्लस वेक्टर P2 प्लस वेक्टर P3 एंड डैश 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 वेक्टर Pn इक्वल टू कांस्टेंट।
इफ देयर इज एन पार्टिकल, यदि हमारा कोई सिस्टम कितने पार्टिकल से मिलकर के बना है, एन पार्टिकल से मिलकर के बना है, तो P1 P2 P3, ये P1 एक पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल को होगा, सेकंड पार्टिकल लीनियर मोमेंटम, थर्ड पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम, तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट है। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड डेरिवेशन फॉर, तो आपको यहाँ तक क्या करना है, डिराइव करना है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का डेली लाइफ में हम कुछ क्या देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास दिस इज द गैस कंटेनर, यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, गैस कंटेनर है, एंड दीज आर गैसेस, ये गैस पार्टिकल हैं। तो जब गैस पार्टिकल होंगे तो दे कोलाइड टू ईच अदर, ये पार्टिकल आपस में भी कोलाइड करेंगे, एंड दे आल्सो कोलाइड द वॉल्स ऑफ कंटेनर, कंटेनर के वॉल्स भी कोलाइड करेंगे। तो इस समय जो लीनियर मोमेंटम ऑफ दीज पार्टिकल, जो लीनियर मोमेंटम होगा इन पार्टिकल्स का, वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मीन उनके लीनियर मोमेंटम कोई चेंज नहीं होगा। लीनियर मोमेंटम से मीनिंग क्या होगा, मास तो कांस्टेंट है, इनकी वेलोसिटी कोई चेंज नहीं होगा। यदि कोई पार्टिकल लेते हैं, कंसीडर करते हैं, यहाँ पर एक पार्टिकल हम कंसीडर करते हैं, दिस पार्टिकल एम, और इसका मास m1 है और इसकी वेलोसिटी क्या है, v1 है। जब यह जाकर के कोलाइड करता है इस दीवार से, तो क्या होगा, जैसे कोलाइड करेगा तो यह अपोजिट डायरेक्शन में पार्टिकल कोलाइड करेगा, तो सेम डायरेक्शन में इसका मास तो m1 रहेगा और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो लीनियर मोमेंटम m1 v1 रहेगा, लेकिन कोलाइड के बाद इसका जो लीनियर मोमेंटम होगा माइनस m1 v1 हो जाएगा। माइनस क्यों सिंबल आएगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन, वेलोसिटी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज होगी। तो यहाँ पर ये जो कंजर्वेशन होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये फर्स्ट एग्जांपल है कि जब गैस के पार्टिकल किसी कंटेनर में हो या कहीं पर हो, तो उनका जो कोलिजन होगा वहाँ पर लीनियर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, हमारे पास कोई क्या है, दिस इज द बम, या हमारे पास कोई एक बम है और बम से हम इस पे क्या कर रहे हैं, लाइटिंग करके यहाँ पर लाइटिंग किया। तो ये क्या होगा, बम जा करके, ये पहले क्या है, दिस इज द इनिशियल कंडीशन, और दिस बम इज मेड ऑफ, यहाँ पर ये जो बम होगा ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर, इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, और यह कितने पार्टिकल्स से मिलकर के बना होगा, n पार्टिकल्स से मिलकर के बना है। तो जैसे n पार्टिकल्स से है, तो ये जब बम जाता है, तो इस समय जब यहाँ एक्सप्लोजन होगा, बम का जो एक्सप्लोजन होगा, तो आप देखेंगे जो बम एक्सप्लोड होगा, तो इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, ये डिफरेंट पार्टिकल होंगे, और वो डिफरेंट डायरेक्शन में कहाँ जाएंगे, दे गो इन द डिफरेंट डायरेक्शन, वो क्या होंगे, डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे। ये जो पार्टिकल के डायरेक्शन होगा, उनकी जो वेलोसिटी होगी, वह वेलोसिटी और डायरेक्शन इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का था, इनिशियल मोमेंटम क्या था, बिफोर कोलिजन इसका लीनियर मोमेंटम क्या था, जीरो था, क्योंकि यहाँ पर मास तो है लेकिन वेलोसिटी एब्सेंस है। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, ये जो बम है, जब यह एक्सप्लोड नहीं हो रहा है, उस समय इसका लीनियर मोमेंटम क्या है, p इक्वल टू 0 वेक्टर। अब जैसे यह पार्टिकल एक्सप्लोड हो गया, पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या हो गया, एक्सप्लोड हो गए, तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे। इस प्रकार डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, या टोटल जो लीनियर मोमेंटम सिस्टम फिर से क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मान लो ये इस डायरेक्शन में v1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो डायरेक्शन होगा -v, इधर पॉजिटिव तो ये निगेटिव। डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे, ताकि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम फिर से क्या हो, जीरो हो जाए। तो इसको आप ध्यान देंगे कि जब बम ब्लास्ट होता है, तो उसके जो पार्टिकल डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं। यदि छोटा पार्टिकल है तो ज्यादा डिस्टेंस में जाएगा, यदि पार्टिकल बड़े हैं तो वो क्या होगा, लेस डिस्टेंस में जाएंगे। तो जब आप एक्सप्लोड होता है, बम एक्सप्लोड हो रहा है, तो आप अलग अलग, सभी लोग क्या होते हैं, चारों तरफ भागते हैं। क्यों भागते हैं, क्योंकि पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो दिस इज द सेकंड एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसी का नेक्स्ट एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल देखते हैं कि यदि हमारे पास दिस इज द रिवर, यहाँ पर क्या है, ये रिवर है और यहाँ पर ये बोट है, दिस इज द बोट। अब जैसे बोट में कोई, यहाँ पर एक आदमी है, तो ये जब क्या होगा, जो मैन होगा, ये क्या हो जाएगा, कंसीडर करते हैं दिस इज द मैन। तो ये मैन क्या होता है हमारा, किस डायरेक्शन में मूव करता है, इस डायरेक्शन। जैसे ये जंप करता है, कहाँ, इस डायरेक्शन में जंप करता है, तो ये अपोजिट, आपकी जो बोट है वह जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती है, मूव करती है। क्यों मूव कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या हो जाए, कंजर्व हो जाए। इनिशियल में अभी दोनों रेस्ट में है, ये जो हमारा पर्सन है और ये जो बोट है, दोनों किस में है, रेस्ट में है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, जीरो
जीरो होगा। अब जैसे ही ये क्या करेगा, जंप करेगा, तो जंप करेगा तो क्या होगा, ये इधर आएगा तो इसका कुछ लीनियर मोमेंटम होगा। तो जो हमारी बोट होगी, बोट भी क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती है, मूव करती है। ध्यान देना है, लेकिन जो ये बोट है इसका मास ज्यादा है तो थोड़ा सा क्या होगी, शिफ्ट करेगी, लेकिन निश्चित तौर से क्या होगी, शिफ्ट करेगी। इसी प्रकार यदि हम बोफोर्स तोप को देखें तो जब तोप होती है तो तोप में जब वो गोले दागे जाते हैं, गोले, तो उस समय क्या होता है, गोले तो आगे जा रहे हैं लेकिन वो क्या होती है, हमारी तोप है वह क्या की ओर जाती है, पीछे की ओर जाती है। तो ये क्या होगा, नेक्स्ट एग्जांपल होगा किसका, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम का। अब हम देखेंगे रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। गन की रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या होता है, ये सेपरेट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, सेपरेट क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछेगा, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। अब हम देखते हैं, सिंपल सा एक गन की बात करें यहाँ पर, दिस इज द ट्रिगर। ये हमारे पास गन है और गन में यहाँ पर हम क्या रखते हैं, एक बुलेट रखते हैं। ये क्या करते हैं, बुलेट है, दिस इज द बुलेट। ये क्या है, बुलेट। तो गन और बुलेट ये दोनों क्या होंगे, सिस्टम होंगे। ये क्या होंगे, दिस इज द सिस्टम। क्या बनेगा, एक सिस्टम बनेगा जिसमें हमारा क्या है, गन है, दिस इज द गन, एंड दिस इज द बुलेट, दिस इज द बुलेट। बिफोर फायरिंग, अभी बुलेट को हमने फायर नहीं किया, बिफोर फायरिंग जो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम है वह क्या हो जाएगा, जीरो होगा। दोनों क्यों जीरो होगा, क्योंकि बुलेट भी रेस्ट में है और हमारी गन भी क्या है, रेस्ट में है। तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम इज जीरो आफ्टर फायरिंग। अब हम जैसे ट्रिगर को ऑन करते हैं, ट्रिगर को पुश करते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो बुलेट है दिस मूव्स इन द, ये बुलेट एक पर्टिकुलर वेलोसिटी हम ले लेते हैं, यहाँ पर सेम बुलेट है, यह किस वेलोसिटी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, v वेलोसिटी से, और इसका जो मास है, दिस इज द एरो सिंबल, मास है वह क्या है, m है। और जो हमारे पास गन है, गन का मास हम क्या लेते हैं, कैपिटल M लेते हैं। तो यहाँ जो हमारा बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, तो जो हमारी गन होती है वह किस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में मूव करती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। तो जब गन बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करती है तो ये जो बैकवर्ड डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी गन की, दैट इज कॉल्ड रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन को आप किस प्रकार डिफाइन करेंगे, द बैकवर्ड वेलोसिटी ऑफ गन आफ्टर फायरिंग द बुलेट is called recoil velocity, and recoil velocity is denoted by vector v। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, वेक्टर v से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो क्या करेंगे, आप रिकॉइल वेलोसिटी की वीडियो को पॉज करिए और रिकॉइल वेलोसिटी डेफिनेशन लिखो, द बैकवर्ड वेलोसिटी ऑफ गन आफ्टर फायरिंग द बुलेट इज कॉल्ड रिकॉइल वेलोसिटी। लेट अस कंसीडर, इसके लिए क्या, रिकॉइल वेलोसिटी के लिए जो रिकॉइल वेलोसिटी वेक्टर v है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, रिकॉइल वेलोसिटी के लिए डेरिवेशन डिराइव कर रहे हैं। तो लेट अस कंसीडर द मास ऑफ गन इज कैपिटल M। जो गन है, गन का मास क्या ले लिया, कैपिटल M लिया, एंड मास ऑफ बुलेट टेकन स्मॉल m। जो बुलेट का मास है वह क्या ले रहे हैं, स्मॉल m ले रहे हैं। सिमिलरली द वेलोसिटी ऑफ बुलेट किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, स्मॉल v। द वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज स्मॉल v। ये क्या है, वेलोसिटी बुलेट क्या है, स्मॉल v है। वो किस डायरेक्शन में जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जो बुलेट है वो कहाँ जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, जो गन की रिक्वायर्ड वेलोसिटी है, दिस इज टेकन एज कैपिटल वेक्टर v। इसे हम क्या लेते हैं, कैपिटल वेक्टर v लेते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, इनिशियल लीनियर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। जो ये सिस्टम है,
बिफोर फायरिंग, यहाँ हम इनिशियल को हम क्या कह सकते हैं, बिफोर फायरिंग क्या होगा लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इक्वल टू फाइनल आफ्टर फायरिंग, तो दैट इज कॉल्ड फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम। इनिशियल में क्या होगा, बिफोर फायरिंग क्या है, टोटल वेलोसिटी 0 है, तो ये दिस बिकम 0, ये क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर। एंड फाइनल क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा दिस इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ बुलेट। बुलेट का लीनियर मोमेंटम क्या होगा, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी एंड प्लस द मास ऑफ m कैपिटल V, दिस इज द मास ऑफ गन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड वेलोसिटी। तो ये गन का लीनियर मोमेंटम होगा और ये किसका होगा, बुलेट का लीनियर मोमेंटम होगा, दोनों क्या होंगे, बोथ आर इक्वल टू 0। पर क्या करेंगे, इस टर्म को हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो दिस बिकम mv वेक्टर इक्वल टू स्मॉल m v वेक्टर। तो वेक्टर v कैन दिस -1 स्मॉल v इक्वल टू -m v डिवाइडेड बाय कैपिटल M। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। गन की रिकॉइल वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, यह हमारे पास एक्सप्रेशन होगा। यहाँ पर जो निगेटिव सिंबल है, दिस निगेटिव सिंबल क्या इंडिकेट करता है कि यदि हमारा जो बुलेट है वह कहाँ जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो गन क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, पहला चीज। दूसरा क्या होगा, जो V होगा, कैपिटल V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M। जो हमारी रिक्वायर्ड वेलोसिटी होती है गन के मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मीन यदि हमारा गन का मास ज़्यादा है तो उस समय वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, और यदि मास कम है, लेस है, तो वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इसलिए जो आपकी गन होती है, गन को क्या बनाया जाता है, हैवी बनाया जाता है, ताकि उसका मास ज़्यादा रहे, ताकि वो रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या हो सके, लेस हो सके। नेक्स्ट वन यदि हम देखें, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m। स्मॉल m क्या है, दिस इज द मास ऑफ बुलेट। यदि बुलेट हमारी क्या है, छोटी है, तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी कम होगी, और क्या होगा, यदि बुलेट की साइज जैसे जैसे इंक्रीज होगी तो उसका मास इंक्रीज होगा, तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो बुलेट को जैसे उसको हम कैसे रखते हैं, स्मॉल शेप का रखते हैं, उसकी साइज स्मॉल रखते हैं, ताकि उसका मास कम क्या हो, लेस हो। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है किसका, रिक्वायर्ड वेलोसिटी। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, और डेली लाइफ में जब आप यदि आर्मी में जाते हैं तो उस समय जब हम फायरिंग करना सिखाते हैं तो आपको बताया जाता है कि बुलेट को किस एंगल पे आपको लगा के क्या करना है, वो लगाना है और फायर करना है, ये आपको प्रैक्टिस कराई जाती है। तो आप देखें कि जैसे रिकॉइल वेलोसिटी से हमको पता है कि जब हम फायरिंग करते हैं तो गन को क्या करना है, टाइटली पकड़ना है, नहीं तो आपके हैंड क्या हो सकते हैं, इंजर्ड हो सकते हैं। तो इस बात को हमको क्या करना है, यह डेली लाइफ में इसका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या रिकॉइल वेलोसिटी का हम डेली लाइफ में क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है कि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से न्यूटन, जो हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ है, उसके द्वारा क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। तो डेरिवेशन आप ध्यान देंगे, यह derivation of law of conservation of linear momentum by Newton's third law of मोशन। न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पर हम इसका यूज करते हुए लॉ ऑफ कंजर्वेशन को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। यह सेपरेट क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। ध्यान रखना है कि जब कोई आप वीडियो देखें तो वह कंप्लीट वीडियो देखें, और साथ में आप क्या करें, नोट्स बनाते जाएं, नोट्स करें, और इसके बाद फिर से वीडियो को देखें, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यदि आप वीडियो को बीच में छोड़ते हैं तो फिर आपका कॉन्सेप्ट कंटेंट क्लियर नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान रखना है कि हम क्या करने जा रहे हैं, डेरिवेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पर हम देखते हैं, दिस इज द, लेट अस कंसीडर दीज आर टू पार्टिकल, this is the particle A and this is the particle B. The mass of particle A is m1 and the mass of particle B is m2. The initial velocity of A is vector u1 and the initial velocity of particle B is vector u2, and both are going in the same direction. Further, u1 is greater than u2. क्या क्या हमने कंसीडर किया, ध्यान रखना, फिर से नोट डाउन करेंगे। A और B कोई टू पार्टिकल्स हैं, दोनों पार्टिकल क्या है, सेम डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। इनके मासेस क्या है, m1 और m2 हैं, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वेक्टर u1 है A की, और वेक्टर u2 क्या है, B की। और u1 की वैल्यू मीन u1 और u1 इज ग्रेटर देन u2,
दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, आफ्टर सम टाइम क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और ए की वेलोसिटी बी की वेलोसिटी से मोर देन है, तो आफ्टर सम टाइम दे कोलाइड टू ईच अदर, दोनों के बीच क्या होगा, कोलिजन होगा। तो जैसे कोलिजन होता है, दिस इज द ए एंड दिस इज द बी, इनके बीच क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। तो देयर इज नो चेंज इन मास, इनके मास में कोई चेंज नहीं होगा। तो कोलिजन को क्या हो रहा है, जो कितने टाइम के लिए कोलिजन हो रहा है, यह डेल्टा टी क्या है, टाइम इंटरवल है। जिस टाइम के लिए बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल है, डेल्टा टी के लिए इनमें क्या होगा, तो ये क्या होगा, ये कंडीशन क्या है, बिफोर कोलिजन। दिस इज द पोजिशन ऑफ बिफोर कोलिजन। ड्यूरिंग कोलिजन क्या हो रहा है, ड्यूरिंग कोलिजन, दोनों बीच क्या हो रहा है, ड्यूरिंग कोलिजन। जब कोलिजन हो रहा है तो दोनों कांटेक्ट में आएंगे, दोनों क्या होंगे, कांटेक्ट होंगे। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, देयर इज नो चेंज इन मास, इनके मास में कोई, हम कंसीडर करते हैं कि मास क्या है, देयर ए एंड बी, ए और बी है, मास में कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन इनकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। द वेलोसिटी बिकम v1 एंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल b बिकम v2। इनिशियल वेलोसिटी क्या था, u1 और u2 थी, जबकि फाइनल वेलोसिटी क्या है, वेक्टर v1 और वेक्टर v2। अब हमको ध्यान देना है कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दोनों कंडीशन में हमारा क्या होगा, लीनियर मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा। यही इसी को हमको क्या करना है, डिराइव करना है। तो आप क्या करें, वीडियो को पॉज करें और यह फिगर को क्या करें, ड्रा करें। ये दिस इज यहाँ पर नोट करेंगे, यह आफ्टर कोलिजन है, आफ्टर कोलिजन। linear momentum of system before collision, linear momentum of system before collision। यहाँ पर हमारे पास सिस्टम में दो पार्टिकल हैं, तो इनका लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन क्या होगा, मास एंड देयर वेलोसिटी, तो m1 एंड वेक्टर u1 प्लस this is the m2 and vector u2. This is the linear momentum of system before collision. Similarly, linear momentum of system after collision। आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, मास कोई चेंज नहीं हो रहे हैं, तो m1 वेक्टर v1 एंड m2 वेक्टर v2। मैंने बताया यदि कोई सिस्टम टू पार्टिकल्स के मिलकर बना होता, दिस इज p1 एंड दिस इज p2, तो ये क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। तो लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो इस बात को क्या करेंगे, नोट करेंगे, लीनियर मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 u2, और सिस्टम क्या हो जाएगा आफ्टर कोलिजन, क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2। नोट डाउन करेंगे। change in linear momentum of particle A। पार्टिकल ए का लीनियर मोमेंटम कैसे चेंज होगा, कैसे पता चलेगा, आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन क्या था, m1 v1, बिफोर कोलिजन क्या है, m1 वेक्टर u1। ये पार्टिकल ए का क्या है, फाइनल लीनियर मोमेंटम है माइनस इनिशियल, तो फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल, या हम कह सकते हैं कि आफ्टर कोलिजन लीनियर मोमेंटम माइनस बिफोर कोलिजन, दोनों का जो डिफरेंस होगा वह चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ए। सिमिलरली चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल बी, जो हमारा पार्टिकल बी है वह कैसे होगा, पार्टिकल बी क्या है, m2 v2 माइनस m2 u2। फाइनल वेलोसिटी और ये इनिशियल वेलोसिटी थी, तो ये क्या होगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो ये बिफोर, अब हमको यह प्रूफ करना है कि बिफोर कोलिजन क्या होगा, जो लीनियर मोमेंटम होगा फाइनल कोलिजन के बाद इक्वल होगा। तो यह क्या करेंगे, आप नोट डाउन करेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पर हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, every action there is equal and opposite reaction, mean vector f a b equal to minus vector f b a। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, दिस इज द फोर्स exerted by b on a, force exerted by body b on body a, that is vector f a b।
सिमिलरली सेम फोर्स क्या होगा, वेक्टर ए बी पर एग्जर्ट करेगा, तो दिस द फोर्स एक्सर्टेड बाई बॉडी ए ऑन बी, ए बी पर क्या फोर्स एग्जर्ट करती है, इसे हम एफ बी ए के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, और बी ए पर क्या फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, इसको हम एफ ए बी के द्वारा क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेक्टर एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए, ये कहाँ से आ रहा है, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से आ रहा है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई multiplying both sides by delta t, यहाँ हम क्या करते हैं, इनका जो कोलिजन का ड्यूरेशन क्या था, डेल्टा टी था, तो डेल्टा टी से हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो दिस इज द एफ ए बी डेल्टा टी, एफ ए बी डेल्टा टी, एंड दिस इज द माइनस एफ बी ए क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। ये क्या हो जाएगा, दिस इज द इम्पल्स ऑन ए, जो क्या हो जाएगा, ये फोर्स इनटू टाइम इंटरवल किसके इक्वल होता है, इम्पल्स होता है, तो इम्पल्स ऑन ए, तो जो इम्पल्स ऑन ए होगा ये इम्पल्स ऑन ए, एंड दिस इज द इम्पल्स ऑन बी, यह क्या हो जाएगा, इम्पल्स ऑन बॉडी ए, इम्पल्स ऑफ फोर्स ऑन बॉडी ए, एंड दिस इज द impulse of force on body B, बॉडी जो B पर क्या इंपल्स होगा, तो ये बॉडी B पर इंपल्स को शो करेगा, और ये किस पर शो करेगा, इंपल्स को बॉडी A पर शो करेगा। लेकिन हमको पता है कि जो इंपल्स होता है वह इंपल्स किसके इक्वल होता है, मैंने प्रूफ किया है, impulse equal to change in linear momentum of system। हमने ये इम्पल्स थ्योरम देखा था कि जो इम्पल्स, यदि आपने नहीं देखा तो मेरा ये वीडियो जरूर देखें, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इम्पल्स क्या होगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, यदि फोर्स का जो इम्पल्स होता है वह किसके इक्वल होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम। तो एफ ए बी डॉट डेल्टा टी क्या होगा, बी क्या है, ये क्या है, इम्पल्स ऑफ फोर्स ऑन बॉडी ए, तो ए पर क्या होगा, तो ए का लीनियर मोमेंटम चेंज होगा, तो ए का लीनियर मोमेंटम हमारा क्या चेंज हुआ है, m1 v1 माइनस m1 u1, दिस इज द चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी ए। और बी का क्या होगा, लीनियर मोमेंटम क्या चेंज होगा, बी का हमने देखा है m2 v2 माइनस m2 u2, और यहाँ पर सिंबल क्या हो जाएगा हमारा, निगेटिव सिंबल। क्यों निगेटिव सिंबल है, यहाँ हमारा ये क्या है, निगेटिव सिंबल है, तो ये क्या होगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, एंड दिस इज द चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। m1 v1 minus m1 u1, this is further m1 v1 minus m1 u1 इक्वल टू, माइनस सिंबल को मल्टीप्लाई करते हैं, तो m2 v2 माइनस प्लस दिस m2 u2, दिस टर्म गोइंग दिस टर्म, ये हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, तो दिस वन m1 v1 प्लस m2 v2, इस टर्म को यहाँ ले जाएं, तो दिस इज द m1 u1 प्लस m2 u2, और ये टर्म हम फर्स्ट लिख लें तो क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। दिस इज द लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर collision, and this is the linear momentum of system after collision। तो यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो जो सिस्टम है, सिस्टम का जो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम होगा दैट रिमेंस कांस्टेंट, जो इनिशियल लीनियर मोमेंटम होगा बिफोर कोलिजन का, वह फाइनल लीनियर मोमेंटम के इक्वल होगा। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा, डिराइव रिलेशन, सॉरी यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछेगा, डिराइव लॉज ऑफ कंजर्वेशन बाय यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आपको यह एक्सप्रेशन क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। आई होप यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के बीच इसे शेयर करिए, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाइए ताकि आने वाली वीडियोज आप तक पहुँचती रही। थैंक यू।